नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईरान को दो प्रस्ताव दिए गए हैं, दोनों रिजेक्ट कर दिए हैं ईरान ने। ऐसी खबरें आ रही हैं, पहला प्रस्ताव जो दिया था वो अमेरिका के ट्रंप ने दिया था। दरअसल ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से गोलमोल करके मामला निपट जाए, फुल फ्लेज वार में ना जाना पड़े ईरान के खिलाफ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मिडिल ईस्ट के सारे देश इस बात के खिलाफ हैं कि ईरान के खिलाफ फुल फ्लेज वार हो। इजराइल की जिद है और वो जिद पूरी करने के लिए ट्रंप चाहता यह था कि ईरान से एक समझौता हो जाए। यह समझौता कोई लिखित समझौता नहीं होता, कोई लिख के नहीं होता, एक अंडरस्टैंडिंग यह हो जाए। इसलिए प्रपोजल दिया कि इस अंडरस्टैंडिंग के तहत ईरान के कुछ टारगेट्स पर हमला करेगा अमेरिका। कुछ टारगेट होंगे, गिने चुने टारगेट होंगे, एटॉमिक टारगेट हो सकते हैं, मिसाइल बनाने की किसी जो फैसिलिटी है उसके आसपास कोई टारगेट हो सकता है। उसने कहा कि बस इस तरह के कुछ टारगेट्स पे हम हमला करेंगे और आप बदले में कोई हमला मत करना, या फिर कोई सिंबॉलिक हमला कर लेना जैसे पिछली बार हुआ था। बता देना हमें कि हम यहां हमला कर रहे हैं, वहीं पर हमला कर लेना, हम अपने एसेट्स वहां से हटा लेंगे। किसी हमारे बेस पर सऊदी अरबिया में या किसी और जगह पर हमारे किसी बेस पर हमला कर देना, वहां से हम एसेट हटा लेंगे। यानी दुनिया को यह दिखाना है कि ईरान के ऊपर हमला हो गया, इजरायली लॉबी को सेटिस्फाई करना है कि ईरान के ऊपर हमला हो गया, लेकिन फुल फ्लेज वार में नहीं जाना है। क्योंकि आपको याद ही होगा, हूथी के ऊपर जब अमेरिका ने हमले शुरू किए थे, उसके बाद ट्रंप ने बिना इजराइल को बताए हूथी के साथ समझौता कर लिया था, यह कहके कि इतना पैसा खर्चा हो रहा है, इतने पैसे की बर्बादी हो रही है, और उसके बाद भी हूथियों को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हुआ था। ऐसा ही कुछ चाह रहे थे ईरान में कि दो एक हमले कर लें और ईरान पलट के एक छोटा सा हमला कर ले और मामला रफा दफा हो जाए। यह प्रपोजल कहा जा रहा है ईरान को दिया गया, लेकिन ईरान ने सीधे सीधे मना कर दिया। ईरान का कहना है कि इस बार रेड लाइंस अलग हैं, इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं और अगर हमारे ऊपर जरा सा भी हमला हुआ तो हम फुल फ्लेज वार के लिए जाएंगे। जितने एसेट्स हैं अमेरिका के, जितने बेसेज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, सबके ऊपर हम हमला करेंगे, हमारी मिसाइलें बरसेंगी और यह जबरदस्त तरीके से होगा। ये छोटे मोटे हमले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी सत्ता पर, हम अपने मुल्क पर इसको पूरा पूरा हमला मानेंगे। पहला तो यह प्रपोजल था जो ईरान ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। दूसरा जो कहा जा रहा है वो यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने यह संदेश भिजवाया ईरान को कि भाई अमेरिका आपके ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे और आप पलटकर हमारे एसेट्स पर हमला मत कीजिएगा। तेल अवीव को फिर से खंडहर में बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। कहा जा रहा है कि ईरान ने यह प्रपोजल भी पूरी तरह से ठुकरा दिया है। ईरान ने यह कहा है कि अमेरिका का हमला यानी कि इजराइल का हमला, हम अमेरिका और इजराइल को अलग अलग करके नहीं देखते। अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला हुआ तो फिर से हमारी मिसाइलें तेल अवीव पर बरसेंगी, हाइफा पर बरसेंगी, पूरे इजराइल में बरसेंगी। हमने अपने टारगेट्स क्लियर कर लिए हैं। मैंने आपको एक विजुअल दिखाया था कि इजराइल में टारगेट्स क्या होंगे, वो ईरान ने तय कर लिए हैं। वहां तक मिसाइलें बरसेंगी, वहां तक ड्रोन बरसेंगे और जब ये ड्रोन और मिसाइलें बरसेंगी इजराइल तबाह होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यानी ये जो दो प्रपोजल दिए गए थे, ये दोनों प्रपोजल ईरान ने पूरी तरह से इंकार कर दिए हैं। दूसरे प्रपोजल का तो समझ में आता है, लेकिन पहले प्रपोजल को ईरान ने क्यों इंकार किया? क्योंकि ये तो ठीक ठाक बात लग रही है कि यार एक आध जगह वो हमला कर लेंगे, आप भी एक आध जगह हमला कर लेना, मामला बराबर हो जाएगा, ईरान तबाही से बच जाएगा। ये सुनकर मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो खबर आई थी, जो मैंने आपको दिया था और कहा था कि कंफर्म नहीं है, कि चाइना ने ईरान को ऐसे हथियार मुहैया कराए हैं जिनसे जो अमेरिका की वॉरशिप्स हैं उनके ऊपर हमला हो सकता है, उनको तबाह बर्बाद किया जा सकता है। रशिया और चाइना ने ऐसा लगता है कि ईरान को इस बार काफी बड़े और मजबूत हथियार अवेलेबल करा दिए हैं। साथ में ईरान के पास अपने मिसाइल्स की पूरी पूरी क्षमता है ही। और देखिए, अगर ईरान इस वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब यही होता कि दुनिया में एक मैसेज जाता कि ईरान अमेरिका के सामने झुक गया है। और यह मैसेज जाने का मतलब है कि ईरान की जो आवाम है, जो इतने सारे तमाशे के बावजूद भी मोटा मोटी अपनी सरकार के साथ खड़ी है, ज्यादातर लोग अपने सरकार के साथ खड़े हैं, उसमें यह मैसेज आता कि यह सरकार तो अमेरिका की बंदर घुड़की के सामने झुक गई।
और ये ईरान की सत्ता के लिए बहुत मुश्किल होता। पहले ही तख्ता पलट की कोशिशें हो रही हैं और तख्ता पलट से बचने का सबसे जरूरी तरीका यह है कि जनता के बीच में एक तो इत्तेहाद बना रहे, एकता बनी रहे, और दूसरा यह कि जनता अपनी सरकार पर भरोसा करे। जनता को यह ना लगे कि हमारी सरकार कमजोर है और 4 बम से थक जाएगी, 4 बम से झुक जाएगी। इसलिए इस बार ईरान ने अपनी रेड लाइंस मजबूत कर ली हैं। 3 रेड लाइन मोटा मोटी बनाई हैं। पहली रेड लाइन तो यह बनाई है कि अगर कोई भी टारगेटेड हमला आयतुल्लाह खामनेई के ऊपर होता है, इसका मतलब यह है कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है और ईरान पूरी तरह से वार में चला जाएगा। दूसरी रेड लाइन यह बनाई है कि अगर मिडिल ईस्ट के किसी भी बेस से हमला होता है उसके ऊपर, तो उस मुल्क को वो सीधे सीधे दुश्मन मुल्क घोषित करेगा और उसके ऊपर भी हमला करेगा। यही वजह है कि मैंने आपको बताया था, यूएई का कल बयान आ गया था कि हमारी जमीन, हमारे आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं हो सकता है। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि कतर और सऊदी ने भी प्राइवेट बातचीत में यह बात कही है। मेरे सोर्सेज सही साबित हुए और कल सऊदी अरबिया का बाकायदा बयान आ गया कि हम भी अपने आसमान का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे, हम ईरान के खिलाफ जंग में पार्टी नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है कि यूएई और सऊदी अरबिया को ईरान से कोई मोहब्बत जग गई है। कल भी मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वो जानते हैं कि अगर मिसाइलें बरसेंगी अमेरिकन बेसिस के ऊपर, तो वो उनके मुल्क को भी काफी नुकसान पहुंचाएंगे और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई ईरान के खिलाफ जंग में जाना नहीं चाहता। तो ये 2 रेड लाइंस हैं। और तीसरी रेड लाइन जो बताया जा रहा है कि ईरान ने बनाई है कि अगर ईरान के ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जाएगा, ईरान के ऑयल टैंकर्स जिनसे तेल रशिया, चाइना और कुछ और मुल्कों को जाता है, अगर उनको निशाना बनाया जाएगा तो भी ईरान इसको अपने ऊपर हमले की तरह लेगा और जंग में जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ट्रंप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ब्लॉकेज की कोशिश बढ़ाई जा रही है। ईरान के जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको जाने नहीं दिया जाएगा, उनको समंदर में रोका जाएगा। और अगर ऐसा करने की कोशिश अमेरिका करता है तो ईरान किसी हद तक जा सकता है। ईरान अमेरिकी ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला कर सकता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है, जिससे पश्चिम एशिया का बड़ा व्यापार रुक जाएगा, दुनिया को तेल मिलना रुक जाएगा, तेल की कीमतें आसमान पे पहुंच जाएंगी और यह सारी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। साथ साथ ईरान के जो आप कह सकते हैं पार्टनर्स हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, कल मैंने आपको बताया था, सैयद कासिम का बयान आया था कि अगर ये जंग होती है तो हिजबुल्लाह के पास जो ताकत है वो ताकत इस जंग में वो झोंक देगा। जो कातिब हिजबुल्लाह है इराक का, उसने भी ये बात कही थी। इराक में बहुत कुछ चल रहा है, उस पर भी मैं बात आगे करूंगा। और हूथीज ने भी कहा है कि रेड सी से जो अपना ब्लॉकेज हमने हटा लिया है, जिस ब्लॉकेज को इजराइल अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं हटा सका, जिस ब्लॉकेज को अमेरिका हटाने की कोशिश करने के बाद समझौता करके किनारे हो गया, वो ब्लॉकेज हूथी ने कहा है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो हम फिर से लगा देंगे। यानी रेड सी से, लाल सागर से किसी भी जहाज को जाने नहीं देंगे, खासतौर पे इजरायली और अमेरिकी जहाज को नहीं जाने देंगे। ये फिर एक बड़ा नुकसान क्रिएट करेगा। तो मिडिल ईस्ट में ईरान के ऊपर हमला करने से पहले अभी अमेरिका 100 बार सोचेगा और इसीलिए वो दूसरे तमाशों में लगा है। जैसे इराक की मैं बात करूं, इराक में अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं उसमें सबसे ज्यादा सीट मिली है नूर अल मलिकी की पार्टी को। नूर अल मलिकी को फिर से प्रधानमंत्री इराक का बनाए जाने की बात हो रही है। नूर अल मलिकी के बारे में मैं बता दूं, ईरान के समर्थक तो माने जाते हैं, ये बात तो सब बता रहे हैं। थोड़ा डिटेल इतिहास में बता दूं कि जब सद्दाम हुसैन का टाइम था, नूर अल मलिकी उसके हिट लिस्ट में थे, उनको मारना चाहता था सद्दाम, और वो अपने समर्थकों के साथ भागकर चले गए थे ईरान। ईरान ने नूर अल मलिकी को बाकायदा शरण दी थी, सुरक्षा दी थी, अपने पास रखा था। और सद्दाम के मारे जाने के बाद, सद्दाम के गद्दी से हटने के बाद ही नूर अल मलिकी ईरान से इराक लौटे थे। तो आप समझ सकते हैं कि नूर अल मलिकी का ईरान की सत्ता के साथ करीबी रिश्ता है। अमेरिका लगातार ये कह रहा है, ट्रंप कई बयान दे चुका है कि नूर अल मलिकी को अगर इराक ने प्रधानमंत्री बनाया तो इसका हश्र बुरा होगा। भाई, अमेरिका कौन है जो दुनिया भर में तय करेगा कि कहां का कौन राष्ट्रपति होगा, कहां का कौन प्रधानमंत्री होगा, कहां किसकी सत्ता होगी। कल को कहे कि इंडिया में नरेंद्र मोदी को मत बनाओ, उनकी जगह पर बागेश्वर बाबा को बना दो, तो क्या बागेश्वर बाबा को हिंदुस्तानी जो हैं वो प्रधानमंत्री चुन लेंगे? वेनेजुएला में आप राष्ट्रपति को उठा ले जाओगे, इराक में कहोगे नूर अल मलिकी ना बने, ईरान में आप कहोगे कि खामनेई सत्ता छोड़ दें। अरे भाई, अपना देखो ना,
तुम अपने मुल्क में देखो कि तुम्हारे मुल्क में तुम्हारी गद्दी कितने दिन तक बची हुई है। मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और अमेरिका में बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर रिपब्लिकन्स मिड टर्म इलेक्शन हारते हैं तो इंपीच हो सकता है ट्रंप, जैसे निक्सन हुआ था, और उसको गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। तो अपनी गद्दी का ठिकाना नहीं है। इराक में कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये तय करना है उसको, ताकि इराक की जो अमेरिकी लूट है वो जैसे है वैसे ही जारी रह सके, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और इराक से ईरान को कोई मदद ना मिल सके। इसीलिए ईरान का जो कातिब हिजबुल्लाह है, कताइब हिजबुल्लाह या कातिब हिजबुल्लाह, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन होता हो, मैं तो अंग्रेजी से पढ़ता हूं, आप में से कोई मुझे बता देगा कि अरबी में उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, आगे से मैं वही पढ़ूंगा। इसके जो लीडर हैं अबू हुसैन अल हमीदावी, उन्होंने रविवार को, संडे को, एक बयान जारी किया है और यह कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका हमला करता है और उसमें इराक का भी कोई मदद करता है तो इन सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, वो ये कह रहा है कि इस जंग में वो भी शामिल होगा और ईरान की तरफ से शामिल होगा। तो जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इस बार जंग हुई तो वो किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं होगी, वो पूरे पश्चिम एशिया में, पूरी खाड़ी में फैलेगी और ऐसी जंग होगी जो अमेरिका भी याद रखेगा। उधर मैंने आपको बताया था कि आखिरी जो बंधक था उसको वापस कर दिया है हमास ने, और मैंने आपसे यह भी कहा था कि हमास अभी खामोश लग रहा है। ये लोग लगातार कह रहे हैं, ट्रंप लगातार कह रहा है, इजराइल लगातार कह रहा है कि उनके हथियार छीने जाएंगे, लेकिन हमास के ज्यादा बयान देखने में नहीं आए हैं और मैंने कहा था आपसे कि इसकी वजह समझ में नहीं आ रही है। अब एक नई खबर आ रही है और वो खबर ये आ रही है कि गोपनीय समझौता हुआ है, अंदर अंदर का समझौता हुआ है अमेरिका के साथ हमास का, कि हमास के जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, दो तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें जो व्यवस्था संभालने वाले लोग होते हैं जिनके पास हथियार नहीं होते हैं, और दूसरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनको गजा के नए एडमिनिस्ट्रेशन में एडजस्ट किया जाएगा। यानी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो हमास के लोग, उनको तुरंत रिटायर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनमें से ज्यादातर लोगों को रिटेन किया जाएगा और वो लोग जो नया सिस्टम बन रहा है उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनमें से 10,000 लोगों को रिटेन किया जाएगा। यानी गजा में जो नई पुलिस बनेगी उस पुलिस में 10,000 पुराने लोग जो हमास के लोग हैं उनको रिटेन किया जाएगा। हमास का यह कहना है कि अगर आपने इनको छेड़ने की कोशिश की, इनकी नौकरियां छीनने की कोशिश की, तो गजा के अंदर विद्रोह हो सकता है, जो किसी भी नए प्लान के लिए खतरनाक है। अब अगर ये प्रपोजल है, अगर ये समझौता हो चुका है तो बहुत मजेदार है, क्योंकि नेतन्याहू इस तरह के समझौते को मानने को तैयार आसानी से होगा नहीं। अब ट्रंप उसके ऊपर क्या प्रेशर बनाता है, कैसे इस समझौते को मनवाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। नेतन्याहू तो लगातार यही कह रहा है कि हम फलस्तीन को कभी आजाद मुल्क नहीं बनने देंगे। वेस्ट बैंक में एक पुल बनवाने का प्लान है और भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, जिससे यह समझ में आ रहा है कि वो किसी भी हाल में आजाद फलस्तीनी मुल्क बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, और यह बात बहुत नेचुरल है। अब हमास और बाकी सारे जो ग्रुप हैं, क्या वो आजाद फलस्तीन से कम किसी चीज पर मान जाएंगे, या फिलहाल वो मान गए हैं और कल को नए सिरे से खड़े होंगे, ये भी वक्त बताएगा। अभी तो ये देखना है कि जो नए प्लान की बात है वो नया प्लान कहां तक जाता है। मैंने आपको बताया था रफा बॉर्डर खोलने को नेतन्याहू तैयार नहीं हो रहा है। अब ये बयान आया है कि नेतन्याहू ने कहा है कि 50 फैमिलीज को, यानी 50 लोग और उनकी फैमिलीज, यानी एक फैमिली में अगर आप 5 से 7-8 लोग मान लें तो तकरीबन 250-300 लोगों को रोज रफा बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत दी जाएगी। अब इस पर इजिप्ट सहमत होता है कि नहीं होता है, ट्रंप क्या प्रेशर बनाता है, कुछ संख्या बढ़ती है नहीं बढ़ती है, ये आगे की बात है, हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि रफा बॉर्डर खोलना भी पड़ेगा और गजा के जो लोग उधर गए हैं उनको वापस लेना भी पड़ेगा। यानी गजा के लोगों को गजा से बाहर निकालने का जो प्लान था वो तो फिलहाल फेल हो गया है। गजा के अंदर उनको बांध के रखने, उनको गुलामों की तरह रखने, उनके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखने के जो प्लान हैं वो देखते हैं कितने सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि 70 साल से इतना सारा झेल कर, इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां झेल कर भी अगर गजा के लोगों के अंदर से, फलस्तीन के लोगों के अंदर से आजादी का ख्वाब खत्म नहीं हुआ है, तो इन निगरानियों, पाबंदियों से कैसे खत्म हो जाएगा ये कोई भी समझ सकता है। आजादी का ख्वाब एक ऐसा होता है
जो इंसान से जाने क्या क्या करा लेता है। अगर हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई देखेंगे तो 1857 की हार के बाद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अगले 30, 40, 50 सालों में हिंदुस्तानी फिर से खड़े होंगे और आज़ादी पाकर दम लेंगे। ऐसे ही फ़लस्तीन में आज भले फ़लस्तीन की आज़ादी का मूवमेंट थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा हो, लेकिन कल फिर एक लहर उठेगी और फ़लस्तीनी जब तक आज़ादी नहीं पाएंगे उनकी पीढ़ियां ऐसे ही लड़ती रहेंगी, शहीद होती रहेंगी और आज़ादी के नारे लगाती रहेंगी। उधर कहा जा रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS और पेजेश्कियन यानी ईरान के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत हुई है। और ये जो फोन पर बातचीत हुई है इसमें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जा रही हैं, लेकिन असल बात वही हुई है कि MBS ने कहा है कि रियाद किसी भी हालत में अपनी जमीन और अपने आसमान को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देगा। दोनों देशों के बीच में सुरक्षा वगैरह की जो बात हुई है वो बहुत टेक्निकल बातें हैं, होती रहती हैं, कितने लागू होते हैं देखते हैं। लेकिन एक बात बहुत समझ में आ रही है कि इस बार अरब वर्ल्ड को अच्छे से पता है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो नुकसान सबका होगा। आग लगेगी अरब वर्ल्ड में तो नुकसान सबका होना है। इसीलिए सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अमेरिका को इस बात के लिए मनाया जाए कि वो ईरान के ऊपर हमला ना करे। अब ये कामयाब होते हैं या नाकामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो मैंने आपको बताए और जैसे जैसे नई खबरें आएंगी आपको अपडेट करता रहूंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक अपील ये कि अगर हमारी मेंबरशिप लेना चाहें तो मैं पहले से आपको शुक्रिया कह देता हूं, ये हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। 3 रुपए रोज से कम पर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। आप हमारी फैमिली जो है TCH की फैमिली है उसके मेंबर बन सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, आप उसको स्कैन कर सकते हैं या फिर जो लिंक दिए हैं हमने पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के ठीक नीचे जो ज्वाइन का बटन दिख रहा है किसी को भी क्लिक करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। आप हमारे मेंबर बनेंगे तो हमें वो ताकत मिलेगी कि हम लगातार बिना डरे बिना झुके वो सच कह सकेंगे जो कहने में अच्छे अच्छों को डर लगता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।